हेलो दोस्तों, मैं एस.एन. रावल एक बार फिर शिक्षण अभिरुचि की क्लास के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी द्वारा ये जो चाणक्य एजुकेशन एकेडमी द्वारा हर साल हर वर्ष BSTC, PTET, CET की जो एग्ज़ाम है उसकी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, इस वर्ष भी टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अंक लगाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, दोस्तों बिल्कुल आपका स्वागत है। आप चाणक्य एजुकेशन एकेडमी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हम BSTC का जो टेस्ट पेपर 9 है उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि अपनी क्लास है ये। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इन क्लासों का जो फ़ायदा है वो बिल्कुल अपने जो भाई बहन हैं उनको मिल सके। आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है। शिक्षण अभिरुचि देखिए आप, पहला क्वेश्चन देखिए आप, बात करते हैं यहाँ से। अच्छा, पहला क्वेश्चन, गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म का विद्यालयों में प्रचलन इसलिए है क्योंकि, यानी कि बात करें विद्यालयों के अंदर जो यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस जो होती है, उसका प्रचलन क्यों है, क्या कारण है। तो देखो दोस्तों, बालक सुंदर दिखते हैं? नहीं, बालक सुंदर तो दूसरी ड्रेस में भी दिख जाते हैं, यूनिफॉर्म में थोड़ी। संस्था आर्थिक लाभ कमाती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि गवर्नमेंट तो सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल क्या होता है कि जो यूनिफॉर्म है वो निःशुल्क मिल रही है, तो संस्था आर्थिक लाभ कमा ही नहीं सकती। छात्रों के गुम होने की संभावना नहीं है। एकात्मकता झलकती है? तो दोस्तों ये भी गलत है, हमारा राइट आंसर है द, एकात्मकता झलकती है। एकात्मकता इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बात करें कि विद्यालय के अंदर सभी प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने आते हैं। कुछ यूँ कह सकते हैं कि जिनके माता पिता का सामाजिक स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता का सामाजिक स्तर क्या होता है, निम्न लेवल से वो होते हैं, लो लेवल से वो होते हैं। और आर्थिक रूप से भी कुछ बच्चे संपन्न होते हैं, कुछ बच्चे बात करें कि गरीब होते हैं। तो एक जैसी ड्रेस पहनने से क्या होता है, एक जैसी यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है कि क्लास के अंदर, विद्यालय के अंदर जो समानता है, सभी बच्चे क्या समान नजर आते हैं। इसी वजह से एकात्मकता झलकती है, यानी कि सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, उनमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। आपकी दृष्टि से देश को 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए जोर देना होगा। आपके विचार से, क्वेश्चन ये है कि आपके विचार से यदि हमें अपने देश को क्या करना चाहते हैं, 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जन शिक्षा पर जोर देना चाहिए, उच्च शिक्षा पर जोर देना चाहिए, हरित क्रांति लानी चाहिए या हरित क्रांति पर जोर देना चाहिए, या फिर सौर ऊर्जा पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों जन शिक्षा पर जोर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति का, मानव का सर्वांगीण विकास कर सकती है। यानी कि बिना शिक्षा के मानव यूं कह सकते हैं कि एक, हालांकि ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बिना शिक्षा के मानव का जीवन पशुवत हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के मानव का विकास नहीं हो सकता। तो यदि हम अपने देश को 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वैकल्पिक, देखिए वैकल्पिक स्कूलन मुख्यतः किसकी आवश्यकता पूर्ति करता है। वैकल्पिक स्कूलन मुख्यतः किसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। बात करें दोस्तों कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बेचारे स्कूल पढ़ नहीं पाते, स्कूल जा नहीं पाते। कुछ भी कारण हो सकते हैं, माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती या कोई और भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो स्कूल जा नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए या ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने वैकल्पिक स्कूलन की क्या की गई है, व्यवस्था की है, ताकि उनको क्या किया जा सके, पढ़ाया जा सके। तो देखिए, आवारा बालकों की नहीं, गलत है।
प्रवासी बालकों की नहीं। स्कूल के बाहर के बालकों को शिक्षा देने के लिए वैकल्पिक स्कूलों की क्या की गई है, आवश्यकता की गई है या व्यवस्था की गई है। यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्कूली बच्चों की तो नहीं, स्कूली बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है। अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है उच्च वेतनों पर नहीं, अधिकारी सदृश स्थिति पर नहीं, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर, व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर। अब बात अपन करें, अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर किस पर करेगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करेगा। एक मिनट दोस्तों, हाँ बात अपन करते हैं इसमें थोड़ा सा। अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं होगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर नहीं होगा, व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर। यानी कि बात अपन करें, अध्यापक अभिप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर। आप जितने ज्यादा रुचि, आपके अंदर जितनी ज्यादा रुचि होगी किसके प्रति, व्यवसाय के प्रति, उतनी जिम्मेदारी से आप व्यवसाय को क्या करोगे, पूरा करोगे। यानी कि मान लीजिए आप अध्यापक हैं, आप शिक्षण कार्य करवाते हैं और शिक्षण कार्य में आपको बहुत ज्यादा रुचि है, तो निश्चित रूप से आप शिक्षण कार्य के प्रति क्या रहोगे, वचनबद्ध रहोगे, शिक्षण कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहोगे। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया था क्वेश्चन, तो आप वापस सही कर लीजिए, द ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक अध्यापक का व्यक्तित्व होना चाहिए, एक अध्यापक का व्यक्तित्व होना चाहिए वर्तमान फैशन के दौर जैसा गलत है। क्योंकि शिक्षक यदि फैशनेबल होगा तो बालक तो और ज्यादा फैशनेबल होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। परोपकार भावना रहित नहीं, गलत है। परोपकार भावना रहित नहीं होना चाहिए, सही तो होना चाहिए था, तो सही हो जाता, बाकी रहित तो गलत होगा। सादा जीवन उच्च विचार, ये बिल्कुल सही है, सहानुभूति युक्त तो हो सकता है देखो, पर सबसे बड़ा बात तो यही है कि शिक्षक का जीवन कैसा होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार वाला शिक्षक होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के अंदर भी क्या कर सके, वो बच्चों के अंदर भी क्या कर सके, अच्छे विचार उत्पन्न कर सके और बच्चों के अंदर भी सादगी भरा जीवन जीने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, अभिभावकों को चाहिए, अभिभावकों को चाहिए, देखिए अभिभावकों को चाहिए शिक्षकों के कार्य पर निगरानी रखें, ट्यूशन की व्यवस्था करें, बालक की प्रगति की चर्चा शिक्षकों से समय समय पर करें, विद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें। देखिए ये 4 जो ऑप्शन है इनसे सबसे बढ़िया ये है कि बालक की प्रगति की चर्चा शिक्षकों से समय समय पर हमें करनी चाहिए। हमारा भी यानी कि अभिभावकों का, माता पिता का ये दायित्व बनता है कि माता पिता का भी ये दायित्व होता है कि वो क्या करें, अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों की जो क्या नाम है रिपोर्ट है, क्या नाम से स्कूल में किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सारी चीजें समय समय पर जानना जरूरी है। ठीक है, एक जागरूक माता पिता या एक जागरूक अभिभावक का ये गुण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक विद्यालय में अनिवार्य है छात्रावास, विद्यार्थी, पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विद्यालय में छात्रावास हो ये जरूरी नहीं है, पुस्तकालय भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, विद्यार्थी जरूरी है। अगर विद्यार्थी नहीं है तो फिर उस स्कूल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, महत्व ही नहीं है। इस वजह से विद्यालय में सबसे अनिवार्य क्या है, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों से शिक्षक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए आंसर, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, कौन अन्य से भिन्न है। देखिए स्मृति, बुद्धि, कल्पना और क्रोध। अच्छा दोस्तों इनमें से अन्य, इन 4 में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, तो क्रोध है दोस्तों। क्रोध एक संवेग है, क्या है, संवेग, यूं कह सकते हो भाव है। ठीक है, जबकि स्मृति, बुद्धि और कल्पना ये सब ज्ञान अर्जन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्मृति, बुद्धि और कल्पना जो है ये ज्ञान अर्जन में क्या करता है, सहायता करता है, अधिगम करने में क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। जबकि क्रोध जो है
वो संवेग होता है, भाव होता है। इस वजह से इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, बालक का शिक्षण प्रारंभ होता है, बालक का शिक्षण प्रारंभ होता है। देखिए पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। बालक का शिक्षण प्रारंभ होता है प्राथमिक विद्यालय से, आंगनवाड़ी से, घर से, समाज से। तो दोस्तों घर से होता है, इसी वजह से घर प्रथम विद्यालय, जो कह सकते हैं कि घर ही प्रारंभिक विद्यालय होता है बालक का, और मां प्रथम शिक्षक होती है। ठीक है, घर से विद्यालय, घर से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यदि कोई परीक्षण उसी योग्यता की माप करता है जिसके लिए वो बनाया गया है तो उसे कहते हैं, उसे वेद परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेद परीक्षण कहते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए हमें कक्षा 6 के बच्चों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, क्या करना है? मूल्यांकन करना है। तो हम क्या करेंगे? कक्षा 6 के लेवल से पेपर बनाएंगे और उनकी परीक्षा लेंगे, और परीक्षा लेंगे तो ये जो परीक्षण होगा ये वेद होगा, क्योंकि हमने जिस कक्षा के लिए बनाया था उसी के लिए उसका उपयोग किया। और मान लीजिए हम कक्षा 6 के लिए पेपर बना रहे हैं, लेकिन पेपर वही पेपर हम किसको दे रहे हैं? 7वीं कक्षा को दे रहे हैं, तो फिर वो वेद नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई परीक्षण उसी योग्यता की माप करता है जिसके लिए बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? वेद परीक्षण कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषताओं में ये अपने को पढ़ने को मिलता है। आगे देखिए, अवधान एवं अनअवधान का विशेष संबंध है, यानी कि अवधान और अनअवधान, अवधान एवं अनअवधान का विशेष संबंध है, यानी कि अवधान और अनअवधान में क्या संबंध होता है, बात करते हैं। देखो ये देखिए आंसर, देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं। योग्यता से, व्यक्तित्व से, रुचि से, परिवेश से। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इसको। एक शब्द तो आया इसमें अवधान, ठीक है, और एक है अवधान, मतलब अवधान, और एक अवधान, अनअवधान है, अनअवधान ये है अनअवधान। ठीक है, पहले दोनों का मतलब समझते हैं, फिर आंसर समझ में आएगा। अवधान का मतलब होता है ध्यान देना। क्या देना? ध्यान देना। अनअवधान का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। तो मान लीजिए कोई छात्र है, वो कक्षा में नहीं पढ़ रहा है, या कक्षा में उसका मन नहीं लग रहा है, या पढ़ना नहीं चाह रहा है, वो ध्यान, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, लेकिन छात्र ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कि उसके अंदर योग्यता नहीं है, ये तो गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यक्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुचि, परिवेश। अब सुनो इधर, आंसर क्या होगा? रुचि होगी। अगर बच्चे की रुचि नहीं है तो बच्चा जो है वो शिक्षण में क्या नहीं देगा? अवधान नहीं देगा, ध्यान नहीं देगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? रुचि होगी। बाकी योग्यता, व्यक्तित्व, परिवेश, इनका कोई संबंध नहीं है, किससे? अवधान और अनवधान से। ठीक है भाई, मेरी अगर किसी चीज में रुचि है तो मैं बड़ा ध्यान लगा करके देखूंगा उसे। मान लीजिए कोई फिल्म अपन देखते हैं, फिल्म में अपनी रुचि होती है, इच्छा होती है देखने की, तो बड़े ध्यान से देखते हैं, और जिस चीज को देखने की इच्छा ही नहीं है उसमें अपना मन नहीं लगता है, तो रुचि इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं। विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण होना मुख्य रूप से किस पर आक्षेप है? यानी कि विद्यार्थी फेल हो गए, क्या हो गए? फेल हो गए। तो इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? विद्यार्थियों की बुद्धि पर? नहीं। अभिभावकों की लापरवाही पर और शिक्षा पद्धति पर? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आक्षेप होगा तो किस पर? शिक्षा पद्धति पर होगा। कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में क्या है? खराबी है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं, विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण होना, इसी वजह से बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। बाकी ये कोई कारण तो इनको कारण मान सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुख्य कारण बनेगा तो शिक्षा पद्धति बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। यदि कोई छात्र आपके विषय में फेल हो जाता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यदि कोई छात्र है वो आपके विषय में क्या हो जाता है दोस्तों? फेल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? छात्र की आलोचना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। परीक्षक की आलोचना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वविवेचना करेंगे? सहानुभूति प्रदर्शन करेंगे? नहीं, स्वविवेचना करेंगे। स्वविवेचना का मतलब होता है कि आपका जो छात्र फेल हुआ है, क्या कारण रहे जिसकी वजह से वो फेल हुआ, आप उसको क्या नहीं दे पाए, आप उसको क्या नहीं पढ़ा पाए। ठीक है, इस तरह की विचार करना स्वविवेचना, मतलब कहीं ना कहीं आपके शिक्षण में क्या एक कमी है, और यही स्वविवेचना कहलाती है। स्व का मतलब होता है अपना मूल्यांकन करना, स्वविवेचना होती है।
तो ये जानना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सपाठ्यचारी क्रियाकलाप आवश्यक हैं। सपाठ्यचारी क्रियाकलाप आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक है दोस्तों? देखिए, बात करते हैं इन पर। हाँ, बालकों का मनोरंजन करने के लिए, हाँ ये भी है ये, व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए, अंतर व्यक्तित्व के संबंधों के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों देखिए, सपाठ्यचारी क्रियाकलाप यानी कि बात अपन करें, वैसे इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए, ये होगा अपना आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर अपना हो जाएगा ब, व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए। अब ये आंसर क्यों सही हुआ दोस्तों, सुनिए। सपाठ्यचारी का मतलब होता है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य गतिविधियां जो होती है, यानी कि जैसे SUPW कैंप लगते हैं, NCC वगैरह, NSS, इनमें छात्र भाग लेते हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे क्या होता है कि देखिए दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि छात्र का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, आध्यात्मिक नैतिक विकास हो, धार्मिक विकास, इस तरह से संपूर्ण विकास होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम पढ़ाई के साथ साथ उन्हें क्या करेंगे? पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अन्य गतिविधियों में भी शामिल करेंगे। इस वजह से व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए सहपाठ्यचारी क्रियाकलाप होना आवश्यक है। और यही कारण है जिसकी वजह से विद्यालय के अंदर बच्चों को क्या करवाया जाता है? खेलकूद संबंधी जो क्रियाएं होती है वो करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अध्यापक के रूप में आप छात्रों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास किस प्रकार करेंगे? आप अध्यापक हैं और छात्रों में क्या करना चाहते हैं? ईमानदारी जैसे गुणों का विकास करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? कथा सुनाकर, आदर्श प्रस्तुत करके, आदेश देकर, उपदेश देकर। तो दोस्तों देखिए, कथा सुनाकर तो नहीं होगा, आदर्श प्रस्तुत करके होगा। क्यों होगा? देखो, बात अपन करते हैं आदर्श प्रस्तुत करके। कि मान लीजिए एक शिक्षक, मान लीजिए कि किसी छात्र के अंदर कोई बुराई है और शिक्षक भी उसी बुराई से ग्रसित है। अब शिक्षक यदि छात्र को समझाता है कि भाई ये बुराई है, ये अच्छी बात, गुटखा खाना है। मान लीजिए जैसे छात्र गुटखा खाता है और शिक्षक भी गुटखा खाता है। छात्र ने देख रखा है कि शिक्षक गुटखा खाता है, तो कभी भी वो शिक्षक की बात नहीं मानेगा। हाँ, वो उसी शिक्षक की बात मानेगा जो गुटखा नहीं खाता है, यानी कि वो आदर्श रूप में प्रस्तुत करेगा शिक्षक किसके सामने? बालक के सामने। तो आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके आप ईमानदारी जैसे गुणों का क्या कर सकते हो? विकास कर सकते हो। शिक्षक यदि बेईमान है तो छात्र के अंदर ईमानदारी का गुण कभी विकसित नहीं कर सकता, यानी कि पहले खुद उसको ईमानदार बनना होगा शिक्षक को, उसके बाद उस छात्रों के अंदर क्या कर सकता है? ईमानदारी जैसे गुणों का विकास कर सकता है। और ये कब होगा? जब वो आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेगा, अपने आप को ईमानदारी के रूप में, ईमानदार शिक्षक के रूप में उपस्थित करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बात करते हैं, शिक्षकों की तैयारी निर्भर होती है, शिक्षकों की तैयारी निर्भर होती है शिक्षकों की गुणवत्ता पर, प्रधानाध्यापक पर, साथी अध्यापक पर या समाज पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो दोस्तों, शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर होती है किसकी तैयारी? शिक्षण की तैयारी। शिक्षक नहीं है यहाँ पर, शिक्षक, चलो ठीक है, जो भी है मिसप्रिंट हो रहा है, बात कर लेते हैं। किस पर निर्भर करेगी? शिक्षकों की गुणवत्ता पर। शिक्षकों की गुणवत्ता का मतलब यह है दोस्तों कि शिक्षक जितना ज्यादा गुणवान होगा, योग्य होगा, उसका शिक्षण उतना ही प्रभावी होगा, उसकी शिक्षण की तैयारी उतनी ही प्रभावी होगी और वो बच्चों को उतने ही अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा? शिक्षित कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, बालकों पर भार का कारण है, वर्तमान में बालकों पर भार का क्या कारण है? भारी स्कूल बस्ते, अभिभावकों की उदासीनता, अबोधगम्यता, अल्प सुविधाएं। तो भारी स्कूली बस्ते ये बालकों पर भार का कारण है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा, जैसे अपन बात करें प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, तो कोर्स इतने, किताबें इतनी हो जाती है बच्चों के पास कि बेचारे बैग भर जाता है और उनसे बैग भी नहीं उठ पाता है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अध्यापक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण है, अध्यापक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण है सहानुभूति, धैर्य, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण होगा सहानुभूति। अगर अध्यापक छात्रों के साथ सहानुभूति रखता है तो छात्र खुल करके क्या करेंगे? अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने बता पाएंगे। और दूसरी बात, सहानुभूति से ये होगा कि कोई छात्र यदि कमजोर भी है तो वो धीरे धीरे अपनी कमजोरी
को दूर करने का प्रयास करेगा यदि अध्यापक क्या करेगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ करेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। विद्यालय समाज का दर्पण होता है, इस कथन का तात्पर्य है। विद्यालय समाज का क्या होता है, दर्पण होता है, इस कथन का तात्पर्य है विद्यालय समाज को दर्पण की तरह देखता है, गलत बात है। विद्यालय रूपी समाज में वे सभी गुण हैं जो दर्पण में होते हैं, गलत। विद्यालय समाज के सभी रूपों को प्रतिबिंबित करता है, बिल्कुल। समाज और विद्यालय में गहरा संबंध है, वैसे तो ये भी समाज और विद्यालय में गहरा संबंध होता है, मानते हैं, लेकिन इसका आंसर स होगा। विद्यालय समाज के सभी रूपों को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों बात अपन करते हैं कि एक विद्यालय के अंदर न जाने कितनी जातियों, कितने धर्मों के लोग एक साथ, बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ सामाजिक स्तर पर भी यदि अपन बात करें, आर्थिक स्तर पर यदि अपन बात करें, तो सारे बच्चे एक दूसरे से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, कोई श्रेष्ठ भी होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विद्यालय समाज का दर्पण होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि शिक्षक क्या करता है, समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। क्यों करता है, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वही बच्चे आगे जाकर के क्या करते हैं, फिर समाज का नेतृत्व करते हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चे डॉक्टर, उन्हीं में से कुछ बच्चे शिक्षक, उन्हीं में से कुछ बच्चे नेता बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय समाज का क्या होता है, दर्पण होता है। शिक्षक अगर चाहे तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बात करते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ने में रुचि नहीं लेता है तो एक अध्यापक के तौर पर आपके विचार होंगे, क्या विचार होने चाहिए दोस्तों? इसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत बात है। ये विद्यालय पर बोझ है, ये तो बिल्कुल है गलत। माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, नहीं। और नई विधि से पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, बिल्कुल सही है। मान लीजिए बच्चे की रुचि नहीं है पढ़ने में, तो आपको रुचि पैदा करनी पड़ेगी, और रुचि पैदा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिक्षण विधि जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, यानी कि द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को बात करें, व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि, व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि इसमें अच्छी आमदनी होती है, ट्यूशन अच्छी मिलती है, पढ़ने का अवसर मिलता है, पढ़ने का अवसर मिलते हैं, और इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 है। देखिए, पढ़ाने में आनंद आता है। अच्छा, ये अपना ऑप्शन सही है दोस्तों, पढ़ाने में आनंद आता है, ये अपना ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए, पढ़ाने में आनंद आता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक की रुचि, शिक्षण कार्य, जिस व्यक्ति की रुचि क्या होती है, शिक्षण कार्य में होती है, उसे ही अध्यापन व्यवसाय में आना चाहिए, ताकि वो पढ़ाते समय क्या करे, आनंद की अनुभूति कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यदि बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्र दुर्बल प्रतीत होते हैं तो परीक्षा से पूर्व आप क्या उपाय करेंगे? यानी कि आप शिक्षक हो और आपको लगता है कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे बोर्ड परीक्षा में पास नहीं हो सकते या फेल हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उन्हें ट्यूशन के लिए बाध्य करेंगे, गलत बात है। उन्हें अतिरिक्त समय में परिश्रम करवाएंगे, उन्हें बोर्ड परीक्षा से वंचित कर देंगे, ये तो गलत हो गया। उनके लिए परीक्षा के बाद भागदौड़ करेंगे, ये भी गलत हो गया। यानी कि उन्हें अतिरिक्त समय में परिश्रम करवाएंगे, अलग से एक्स्ट्रा क्लास उनकी लगाएंगे, ताकि उनकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाए और वो बोर्ड में क्या अच्छा परिणाम प्राप्त कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है, समस्या के समाधान के लिए, व्यवसाय के चयन करने में, व्यवसायिक समायोजन में, या फिर नेतृत्व में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो दोस्तों आंसर है वो हो जाएगा अपना व्यवसाय के चयन में। किसमें? व्यवसाय के चयन में। देखो, व्यवसाय के चयन में निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है। मान लीजिए आप कोई भी व्यवसाय चुन रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो आप, और आप किसी से यूं कह सकते हैं कि निर्देशन यानी कि सलाह मशवरा लेने गए हो, तो वो आपको सलाह मशवरा देगा, उसी के आधार पर आप क्या करोगे? व्यवसाय का चयन करोगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिक्षण के व्यवसाय में है, शिक्षण के व्यवसाय में है सम्मान है, अध्ययन के लिए समय है, आराम है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। तो दोस्तों देखिए, आर्थिक प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल गलत हो गया। अध्ययन के लिए समय है, ये मानते हैं अपन, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आप पढ़ाओगे या शिक्षक बनोगे तभी अध्ययन करोगे आप। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अध्यापक नहीं होते फिर भी जीवन भर पढ़ते रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत तो हो ही जाएगा।
सम्मान है, आराम तो के गलत होएगा इसे, सम्मान अपन बात करें कि समाज के अंदर अगर सबसे ज्यादा सम्मान का पात्र समझा जाता है तो अध्यापक ही समझा जाता है। इसी वजह से शिक्षण के व्यवसाय में क्या है, सम्मान है। हाँ, सम्मान अगर ऑप्शन नहीं होता तो फिर अध्ययन के लिए समय है, ये अपन सही कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये ऑप्शन आपको मिलेगा तो यही चुनना है और ये नहीं मिलेगा तो फिर ये चुनना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ दोस्तों। ठीक है, देखिए बात करते हैं। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य संपन्न किया जाता है अनुसंधानकर्ता द्वारा, गलत बात है, शिक्षकों द्वारा, किसी भी योग्य व्यक्ति द्वारा, छात्रों द्वारा। तो बात करें दोस्तों विद्यालय के अंदर तो कौन करेगा, शिक्षक ही करेगा। पहले तो हमें ये समझना है कि क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य से मतलब होता है कि शिक्षक की निगरानी में बच्चे जो होते हैं वो स्वयं करके सीखते रहते हैं, स्वयं कार्य करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि स्वयं कार्य करके सीखने से क्या होता है, प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम कौन करता है, शिक्षक करता है। तो शिक्षक केवल एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है, निर्देशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप विद्यालय के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक मानते हैं। आप अध्यापक हैं, आपको क्या लगता है कि एक विद्यालय को चलाने के लिए, एक विद्यालय का प्रभावी संचालन करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपको किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी? देखिए, अधिक संख्या में अध्यापकों का होना, नहीं, ये तो कोई मायने नहीं रखता। विद्यालय के लिए सुंदर भवन का होना, गलत बात है। विद्यालय की टूटी फूटी बिल्डिंगों में भी लोग पढ़ाते हैं। छात्रों का अनुशासन में रहना, कुशल नेतृत्व होना, ये जरूरी है। यानी कि आपके विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक हो उसके अंदर नेतृत्व का अच्छा गुण हो, कुशल नेतृत्व करता वो अगर है तो निश्चित रूप से आपका जो विद्यालय है वो प्रभावी रूप से क्या होगा, संचालित होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। यदि आपको हेडमास्टर बनाकर एक ऐसी संस्था में नियुक्ति प्रदान की जाती है जहां पर शिक्षक अनेक राजनीतिक गुटबंदी में बंधे हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में आप कैसे कार्य करेंगे? यानी कि आप प्रधानाचार्य हैं, आपके विद्यालय के अंदर मान लीजिए 20 या 25 का स्टाफ है, लेकिन वो जो 25 मेंबर हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक गुट बना रखे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपने पक्ष में एक गुट तैयार करेंगे तथा अपना काम चला लेंगे, गलत बात। इससे तो फिर क्या होगा, इससे तो वैमनस्यता और ज्यादा बढ़ेगी फिर। हाँ, शिक्षक गुटों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके उनके पारस्परिक गतिरोधों को समाप्त करेंगे। गुटों के मध्य आप अपना प्रशासनिक कार्य अधिक बड़ी प्रकार कर सकेंगे, अतः कोई अंतर्विरोध उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि तो गलत बात है। अगर गुट बने रहेंगे तो कार्य पूर्ण रूप से होगा ही नहीं। शिक्षकों को उनके उत्तरदायित्वों के प्रति सतर्क करेंगे और उनके विचारों को न्यून करने की कोशिश करेंगे। नहीं, इससे न्यून करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो आंसर अपना होगा ब, शिक्षक गुटों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके उनके पारस्परिक गतिरोधों को समाप्त करेंगे, यानी कि सारे स्टाफ को बुलाएंगे, एक जगह बैठाएंगे और जो कारण हैं जिनकी वजह से गुट बने हैं उन कारणों का निवारण करेंगे, ताकि वो सारे एक साथ एक यूं कह सकते हैं कि कड़ी के रूप में क्या कर सके, इकट्ठे हों, ताकि विद्यालय का जो संचालन है वो प्रभावपूर्ण तरीके से हो सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 पर। समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि नेता अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, दंड की व्यवस्था करे, कुछ नहीं करे, लालच प्रदान करे। तो दोस्तों दंड की व्यवस्था तो करनी नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं करनी, लालच भी प्रदान नहीं करना, क्योंकि बार बार लालच दोगे तो फिर अनुयायी लालची हो जाएंगे, बिना लालच के वो काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता। प्रेरित करेंगे, क्या करेंगे आप? प्रेरित करेंगे, उनको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखिए, आप अपनी कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करना चाहते हैं, किस प्रकार के छात्र को मॉनिटर बनाना पसंद करेंगे? अपने पुत्र को? नहीं। बलिष्ठ छात्र का? नहीं, ये भी नहीं होगा। और अगले ऑप्शन देखते हैं इसके। हाँ, देखिए
देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 था। 29, किस प्रकार के छात्र को आप मॉनिटर बनाना पसंद करेंगे? बुद्धिमान छात्र को या फिर सुंदर छात्र को? तो दोस्तों मॉनिटर के लिए हमें कैसा छात्र चाहिए? बुद्धिमान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बुद्धिमान ही चाहिए। नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए विद्यालय में होने चाहिए, यानी कि छात्रों के अंदर हमें क्या करना है? नेतृत्व गुणों का विकास करना है। लीडरशिप स्किल जिसको अपन बोलते हैं, नेतृत्व गुण का विकास करना है। तो कौन कौन सी गतिविधियां हमें करानी चाहिए जिससे कि छात्रों के अंदर क्या हो? नेतृत्व का गुण विकसित हो। खेलकूद, हाँ, छात्र संघ, वाद विवाद और शिक्षण। तो दोस्तों देखिए खेलकूद के माध्यम से भी नेतृत्व गुणों का विकास होता है, वैसे तो वाद विवाद से भी होता है, लेकिन छात्र संघ इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन है। छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं उनमें छात्र बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और कहीं ना कहीं वहीं से ही बच्चों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। और बहुत सारे जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं वो वर्तमान में आज भी राजनीति के अंदर अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें आंसर छात्र संघ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बालकों के तीव्र असामाजिक एवं क्रोधयुक्त व्यवहार के संदर्भ में उचित उपागम है। मान लीजिए आपके कुछ छात्र हैं या आपका कोई छात्र है जो असामाजिक है, क्रोधयुक्त व्यवहार करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बालक को दंड देंगे? नहीं, दंड तो नहीं देंगे। बालक के क्रोध को उचित दिशा देना, ठीक है। मित्रवत व्यवहार प्रदर्शन पर पुरस्कृत करना, बालक को समय याचना हेतु बाध्य करना, ये तो गलत है। दोनों ऑप्शन देखिए, ब और स। ब और समय से भी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। बालक के क्रोध को उचित दिशा देना, बालक क्रोधी है लेकिन उस क्रोध को उसकी क्या बनानी है? ताकत बनानी है। उस क्रोध को आप क्या करो? उसकी ताकत बनाओ और उसे उस दिशा में मोड़ दो ताकि वो क्रोध उसकी एनर्जी बने और वो कुछ अच्छा कर पाए। मान लीजिए कोई सी भी कला में उसको आप क्या नाम है अग्रसर कर सकते हैं, तो उचित दिशा में क्या करना है? हमें मोड़ना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखिए, विद्यालय में नेता है। विद्यालय में नेता होता है, सीधी बात क्या होता है दोस्तों? विद्यालय में नेता कौन होता है? शिक्षक होता है, प्रधानाध्यापक होता है, छात्र होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्यालय का नेता तो प्रधानाध्यापक ही होगा। विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक होगा, कक्षा का नेता शिक्षक होगा और शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता कौन होता है? मॉनिटर होता है, आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 33 पे देखिए, आप अपने विद्यालय में अनुशासन लाने के लिए क्या करेंगे? आप विद्यालय के अंदर क्या करना चाहते हैं? अनुशासन लाना चाहते हैं, अनुशासन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? छात्रों को डरा धमका कर अनुशासन लाएंगे? गलत बात है। उसने प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, ज्यादा प्रेम करेंगे तब भी बच्चे और ज्यादा बिगड़ेंगे। फिर ज्यादा प्रेम भी अच्छी बात नहीं है, कोई सी भी चीज की अति अच्छी बात नहीं है। उनको अनुशासन की शिक्षा देंगे, आप विद्यालय में नियम बनाएंगे। अब दोस्तों देखो, स और द दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट आकर के रुकेगा, तो थोड़ा सा सोचिए समझिए। आप विद्यालय में यदि नियम बनाएंगे तो अनुशासन अपने आप क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, नियम बनाएंगे आप, शिक्षकों के लिए भी नियम बनाएंगे कि प्रत्येक शिक्षक समय पे आएगा, तो बच्चे अपने आप समय में आने लग जाएंगे। तो आप विद्यालय में नियम बनाएंगे तो अनुशासन अपने आप स्थापित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखिए, समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है। आप नेता हो और आपके समूह का कोई सदस्य है जो कोई अपराध कर देता है और अपराध करने के बाद क्या करता है? वो क्षमा मांगता है, आपसे क्षमा याचना मांगता है, क्षमा याचना करता है, तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे? क्षमा नहीं करेंगे, देखा जाएगा। क्षमा करने के साथ पश्चाताप के लिए समझाएंगे। तो दोस्तों ये अपना आंसर सही होगा। क्षमा तो करेंगे लेकिन क्षमा करने के साथ साथ उसे पश्चाताप के लिए भी कहेंगे। पश्चाताप का मतलब ये होगा कि उसको खुद को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए ताकि आने वाले समय में वो उस गलती को नहीं दोहराएगा। क्षमा तो आपको करना है, ये तो सही बात है। क्षमा करने के साथ साथ आप उसको पश्चाताप के लिए भी कहेंगे ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो और आने वाले समय में वो गलती दोबारा से न दोहराए, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए दोस्तों, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? प्रधानाध्यापक के पुत्र को, जो सभी अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो, जो उम्र में सबसे बड़ा हो, जो अच्छा खेलता हो। बिल्कुल, जो अच्छा खेलता हो उसे क्या करेंगे? अपन कैप्टन बनाएंगे
ताकि वो अन्य जो साथी खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी क्या करेगा, उसी तरह की योग्यता क्या नाम से उत्पन्न कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का आधार है, ये कथन है। अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का आधार है, ये कथन है, यानी कि अध्यापक समाज में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, ये कथन पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है, असत्य है या कह नहीं सकते। तो दोस्तों ये तो गलत हो गए दोनों। अब बात बचते हैं अपने दो ऑप्शन, पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है। तो दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षक को पूर्ण रूप से ये बात पूर्ण रूप से सत्य तो नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षक के साथ साथ और भी तो कार्यक्रम होते हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका निभाते हैं, साहित्य का भी योगदान होता है सामाजिक परिवर्तन लाने में, है ना? होता है कि नहीं होता? होता है। तो हम शिक्षक को देखो परिवर्तन का आधार तो मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं मान सकते, आंशिक रूप से मान सकते हैं। आंशिक रूप से मान सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं मान सकते, क्योंकि समाज में परिवर्तन जो है वो केवल शिक्षक के प्रयासों से नहीं आ रहा, बल्कि अपन ने देखा है कि बहुत सारे अपने देश के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन चले, साहित्यकारों ने अच्छा साहित्य लिखा, तो इनसे भी तो परिवर्तन आया है। तो दोस्तों आंशिक सत्य अपना आंसर इसमें हो जाएगा, पूर्ण सत्य तो नहीं होगा। वर्तमान भारतीय धार्मिक संस्कृति के विषय में, वर्तमान भारतीय धार्मिक संस्कृति के विषय में आपके क्या विचार हैं? पूरी तरह आडंबरों से पूर्ण है? नहीं, ये तो गलत बात है। कुछ बुराइयां आ गई है, अवैज्ञानिक है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भाई हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति हमारे लिए विश्व में क्या है? सर्वश्रेष्ठ ही है। यही भाव बच्चे छात्र के अंदर होना चाहिए, शिक्षक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, मानव विकास का निर्धारण किया जाता है, यानी कि एक मानव का विकास कैसे होता है या मानव विकास के लिए आप किसको जिम्मेदार मानोगे? देखिए, व्यक्ति विशेष की आधुनिक सामग्री द्वारा, गलत बात है। व्यक्ति के आनुवंशिक एवं पर्यावरण के गुणनफलन, ये गुणनफल है, गुणनफल के आधार पर व्यक्ति के पर्यावरण द्वारा जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, गलत बात है। यह एक व्यक्ति के संबंध में कुछ हो सकता है और अन्य व्यक्ति के संबंध में। देखो दोस्तों इसका आंसर अपना ब होगा। ब कैसे होगा? देखिए, मानव का जो विकास है, मानव विकास जो होता है ये वंश, बात करें वंश, अपना वंश जो होता है, वंश और पर्यावरण दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये मानव विकास क्या होता है? वंश और पर्यावरण का गुणनफल होता है, यानी कि मानव विकास में शारीरिक, वंश, परंपरा और पर्यावरण की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं, ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए आप, बालक जितने विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ अंतर क्रिया करेगा उसका सामाजिक विकास उतना ही अधिक वो अच्छा होगा। इस संबंध में क्या राय है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बालक है, वो बालक विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलता है, जुलता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है, संवाद करता है, लोगों में रहता है, तो इससे सामाजिक विकास उतना ही अधिक वह अच्छा होगा। इस संबंध में क्या राय है? तो इससे बच्चे का सामाजिक विकास होगा या फिर नहीं होगा? ठीक है, तो कथन पूर्णतः सही है, कथन में दम नहीं है, कथन अनिश्चित है, कथन कुछ सही है। दोस्तों कथन पूर्णतः सही है। बालक जितने टाइप के लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, उसकी जानकारी, उसके अंदर सोचने विचारने की ताकत, व्यवहार करने का तरीका उतना ही ज्यादा विकसित होगा। ठीक है, तो ये कथन पूर्णतः क्या होता है? सही होता है। आप बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं ऐसे ही थोड़ी इतना ये हो गया, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या है? वो तरह तरह के लोगों के संपर्क में आया है, उसके बाद उसके अंदर जो सीनियरिटी आई है, परिपक्वता आई है। तो आदमी जितने ज्यादा लोगों से बातचीत करता है, मिलता जुलता है, उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता का विकास होता चला जाता है। ये पूर्णतः सत्य हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए,
कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के प्रति समाज में सजगता उत्पन्न करने का प्रमुख दायित्व है। किसका है? शिक्षकों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिज्ञों का, वकीलों का। तो दोस्तों वकील और राजनीतिज्ञ तो गलत हो जाता है, अब शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता बचते हैं। तो दोस्तों शिक्षक भी एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता ही होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है, तो एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता ही होता है। इस वजह से अपना आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है क्योंकि भारत में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। क्या कारण है? स्त्रियां पढ़ना नहीं चाहती, गलत बात है, पढ़ना चाहती हैं। समाज इसके प्रति उदासीन है। स्त्रियों को घर के कामकाज में पढ़ाई हेतु समय नहीं मिलता है। बालिका विद्यालयों का अभाव है, गलत बात है। तो अब दो ऑप्शन अपने बचते हैं, एक तो ब और एक स। समाज इसके प्रति उदासीन है, यही कारण है। समाज उदासीन है तभी तो बेचारी स्त्रियों को घर के कामकाजों के कारण पढ़ाई हेतु क्या नहीं मिल पा रहा? समय नहीं मिल पा रहा। यदि समाज जागरूक होगा तो कहीं ना कहीं वो स्त्रियों को घर के कामकाज से क्या देगा? स्वतंत्रता देगा और वो पढ़ाई के लिए जा पाएंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए, आपके मतानुसार चेतना एवं जागरूकता महत्वपूर्ण है। चेतना एवं जागरूकता महत्वपूर्ण है समग्र जीवन हेतु, शिक्षण हेतु, परिवार हेतु, किसी के लिए भी नहीं। दोस्तों चेतना और जागरूकता समग्र जीवन हेतु जरूरी है। जब तक मानव जीवन चलता रहेगा तब तक चेतना और जागरूकता होना जरूरी है। आदमी अपने प्रति जागरूक नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं उसका शोषण होगा, ठीक है, उसके परिवार का शोषण होगा। और वर्तमान में जो स्थितियां देख रहे हैं अपन, उनसे तो ये अच्छी तरह से साबित हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति को अपने प्रति पूर्ण जीवन में क्या, समग्र जीवन हेतु, पूरे जीवन हेतु क्या रहना चाहिए? जागृत रहना चाहिए, चेतना से युक्त रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 पे देखिए, शिक्षक को ज्ञान अर्जन के लिए होना चाहिए। एक शिक्षक ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक को सजग होना चाहिए, प्रयासशील होना चाहिए, पुस्तक संग्रह करता, निकृष्ट, ये तो गलत हो गया, सजग होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए? सजग। जहां पर भी उसे कुछ सीखने को मिले उसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया मैंने तो मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत ज्ञान है। इस तरह की भावना अगर आपके अंदर आएगी तो वो आपके अंदर धीरे धीरे अहंकार की भावना को पैदा करेगी, और जैसे ही आपके अंदर अहंकार आएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके ज्ञान के लिए क्या हो जाएगा? नुकसानदायक, हानिकारक हो जाएगा। रावण भी तो ऐसा ही था, ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर ज्ञान का क्या हुआ? घमंड हो गया। हाँ, उसे लगता था कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं, मुझसे कोई ताकतवर कोई पुरुष है ही नहीं। और जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है वो कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो आपको सजग रहना है, आपको कुछ भी सीखने को मिले आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखिए, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। आप शिक्षक हो तो बालिकाओं को किस रूप में प्रोत्साहित करेंगे? आप उच्च शिक्षा के लिए करेंगे, स्वावलंबी बनने के लिए करेंगे, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, विवाह न करने के लिए? ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उच्च शिक्षा के लिए दोस्तों बात अपन करें, पहले स्वावलंबी बनने के लिए। स्वावलंबी बनने का मतलब है कि वो स्वयं के कार्य को स्वयं कर सके, और जब स्वावलंबी बनेगी तो अपने आप को शिक्षित हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं। संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती। आप इस कथन से सहमत हैं, असहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं या फिर शायद? मैं तो दोस्तों पूर्ण रूप से इस बात से क्या हूं? सहमत हूं। संप्रेषण एक कला है और जो सब में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो संप्रेषण नहीं कर पाते, बच्चों को शिक्षण जो है वो प्रभावी तरीके से नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि उनके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रेजेंटेशन वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात संप्रेषण वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल क्या हूं दोस्तों? सहमत हूं, और अपना आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 पे देखिए, अध्यापक को सर्वाधिक आनंद का अनुभव होता है। अध्यापक को सर्वाधिक आनंद का अनुभव होता है छात्रों के प्रश्नोत्तर द्वारा, अपनी प्रशंसा सुनकर, सब प्रश्न की सार्थकता प्राप्त होने पर, परीक्षा परिमाण द्वारा। तो दोस्तों बात अपन करते हैं संप्रेषण की सार्थकता प्राप्त होने पर। क्यों? देखो, एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद अंत में वो पूछता है बेटा समझ में आ गया? अगर सभी छात्र कह देते हैं कि सर समझ में आ गया, तो शिक्षक को संतुष्टि होगी कि नहीं, मैंने जो शिक्षण करवाया, मैंने जो संप्रेषण किया है वो सार्थक हो गया है, और इससे आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों बात अपन करते हैं कि जब शिक्षण सार्थक हो जाएगा, संप्रेषण सार्थक हो जाएगा,
तो परीक्षा परिणाम तो अपने आप अच्छा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। उद्देश्यपरक संप्रेषण होता है, उद्देश्यपरक संप्रेषण होता है निष्प्रभावी, प्रभावी, लगभग प्रभावी, नगण्य प्रभावी। तो दोस्तों उद्देश्यपरक संप्रेषण हमेशा प्रभावी होता है। उद्देश्यपरक संप्रेषण का मतलब होता है कि एक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व पहले निर्धारित कर ले, लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, उद्देश्य निर्धारित कर लेता है कि मुझे किस तरह पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, और मुझे इस मात्रा में पढ़ाना है ताकि बच्चे इतना सीख सकें। तो ये सारी चीजें अगर शिक्षक सोच समझ करके जाएगा तो निश्चित रूप से जो संप्रेषण होगा वो प्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना है आज। कक्षा से संप्रेषण के दौरान, कक्षा से संप्रेषण के दौरान शिक्षक द्वारा उदाहरण एवं दृष्टांतों का उपयोग करने पर छात्र बोर होता है, गलत बात है। छात्र लाभान्वित होते हैं, सही बात है। समय का दुरुपयोग होता है, ये भी गलत बात हो गई। तो दो ऑप्शन अपने पास बचते हैं, छात्र लाभान्वित होते हैं, शिक्षण प्रभावी होता है। तो दोस्तों शिक्षण प्रभावी होगा तो छात्र अपने आप ही क्या हो जाएंगे, लाभान्वित होंगे। यानी कि उदाहरण एवं दृष्टांतों का उपयोग करने पर क्या होता है, शिक्षण प्रभावी होता है। जब शिक्षण प्रभावी होगा, अच्छा होगा, तो छात्रों को लाभ अपने आप मिल जाएगा। इस वजह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, द। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। देखिए अंतिम क्वेश्चन है आज। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। ये कथन सत्य है, लगभग सत्य है, कुछ सत्य है या फिर असत्य है? दोस्तों बिल्कुल सत्य है। संप्रेषण कौशल क्या होता है, अर्जित किया जा सकता है। कैसे, बात कर लीजिए कि जैसे अपना कोई छोटा सा बच्चा है, अब हमारे घर में अंग्रेजी कोई नहीं जानता, लेकिन उस बच्चे को अगर आप क्या करोगे, ऐसे माहौल में जाकर के रख दोगे जहाँ पर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी सीख जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैं 8-15 दिन या महीने 2 महीने अंग्रेजों के साथ रहूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी अंग्रेजी जो है भाषा है वो अपने आप में सीख जाऊँगा। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि संप्रेषण कौशल क्या होता है, अर्जित किया जा सकता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आशा करता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चनों की जो व्याख्या मैंने आपको बताई है आप याद रखेंगे, और एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप इनके जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगली क्लास तक जय हिंद, जय भारत।